नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आइए स्वागत कर लेते हैं आज के गेस्ट व्यालोक पाठक जी का एक बार फिर। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को भी नमस्ते। जय हो। जी, दर्शकों, चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक उतर चुका है। उसने अपने बाकी के काम शुरू कर दिए हैं, लेकिन चंद्रयान के उतरने से पहले यानी लॉन्चिंग से लेकर और लैंडिंग तक बहुत सारे ऐसे लोग थे, ऐसे कुछ तबके थे, जिनके हिस्से खुशी नहीं आई है। व्यालोक जी, जी। चलो दिलदार, चलो चाँद के पार चलो। हम तो अभी चाँद पे पहुँचे हैं, चाँद के पार जाने की भी तैयारी है और जिस तरीके का परिश्रम और शौर्य दिखाया है, तकनीकी शौर्य हमारे वैज्ञानिकों ने, तो ये मामला भी ज़्यादा दूर नहीं लगता। लेकिन चाँद पर पहुँचने के बाद भी कुछ लोगों का आजन्म मुहर्रम वो चालू है। ये क्या है सर? बिल्कुल, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो यह बता दूं दर्शकों श्रोताओं को कि इसरो का कार्यक्रम बिल्कुल तय है अगले 20 साल तक। और चांद के पार अभी शुक्र बाकी है। अभी सूरज चाचू के ऊपर आदित्य L1 नामक कार्यक्रम चलने वाला है। शुक्र पर भी हम लोग जा सकते हैं अगले 7-8 सालों में। तो अगर अगले 7-8 साल का विजन दिख रहा है तो वो कुल मिलाकर 20 साल का विजन है इसरो का। लेकिन जो आपने हुँ, कहा कि हर एक जगह एक कष्ट शोधक समाज होता है। जैसे प्राचीन भारत में, अधिक प्राचीन नहीं, अभी पिछली शताब्दी में एक सत्य शोधक समाज बना था। तो अभी एक त्रासदी शोधक कह लीजिए, मुहर्रमी समाज कह लीजिए, या पीड़ा शोधक समाज कह लीजिए, वह हमारे समाज में मौजूद है। और दुख है कि जो स्पेस है हमारे, वर्चुअल स्पेस जितने भी हैं, वर्चुअल स्पेस हो या टीवी का स्पेस हो या लिखने पढ़ने का स्पेस हो, दुर्भाग्य से वहां अभी भी यही प्रजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इस पावन मौके पर अगर इस देश के सबसे बड़े नासूर प्रथम प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू आदरणीय जवाहरलाल नेहरू को याद न किया जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेसियों ने तो इस चंद्रयान का श्रेय उनको दे ही दिया है। हुँ, और कंप्यूटर तो आपको पता है कि अभी जो हमारे चिराधेड़ बालक हैं, उनके अब्बा हुजूर अपने कंधों पर लाद के ले आए थे, यानी मरहूम राजीव गांधी। खैर, पहले नेहरू जी से बात शुरू करें तो नेहरू जी की चूंकि वैज्ञानिक चेतना थी, जिस वैज्ञानिक चेतना के तहत उन्होंने चीन को गिफ्ट कर दिया, तिब्बत कर दिया गिफ्ट, बाकी बहुत सारी जमीन गिफ्ट कर दी, और जिस वैज्ञानिक चेतना के तहत उन्होंने कहा था कि जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता उस जमीन से अपने को क्या मतलब है, उनकी बिटिया और भी आगे निकली थी। उन्होंने अपने लोगों पर बम फेंकवा दिया था मिजोरम में या जो भी। तो वह जो वैज्ञानिक चेतना की लहर चली बरास्ता राजीव जी और अभी तक, तो उसी का श्रेय है, उसी का परिणाम है कि हम लोग आज यह दिन देखने के काबिल हो। दिक्कत क्या है कि 62 में जब चीन से बुरी तरह मुंह की खा रहे थे हमारे नेहरू जी, तो इनको स्पार नाम की एक संस्था बनी, जो जाहिर तौर पर भाभा और हमारे जो इसरो के प्रणेता थे उन लोगों की प्रेरणा से बनी। उसी आसपास बार्क का भी निर्माण हुआ। एक तथ्य बस याद दिलाना चाहूंगा दर्शकों को, ताकि जो कांग्रेसी आज चिल्ला रहे हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेसी इस देश में कुछ भी बोलते कैसे हैं। मतलब शर्मो हया का एक एक जिसको सबसे छोटी इकाई कहें, मैं क्या कहूं, एक धज्जी तक उनको छू के नहीं गई है। लज्जा आस पास से नहीं गुजरी है 5-6 किलोमीटर। शर्म नहीं आती है कहते हुए, नेहरू का नाम लेते हुए। जब वह फिरंगियों के साथ, उनकी हसीनाओं के साथ मौज कर रहे थे, सिगरेट जब उनकी हवाई जहाज से आ रही थी, जब उनके कपड़े लंदन से धुल रहे थे, और ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। लोहिया का संसद में कहा हुआ है कि जब एक इस देश का आदमी 25 पैसे पर गुजारा कर रहा था,
तो हमारे प्रधानमंत्री पर रोजाना 50 रुपए खर्च हो रहे थे। ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। तो जहां तक इसरो चचा लहरू बनवाए, अव्वल तो इसरो बना नहीं, इन्फोस्पार बना था। और उस समय की हमने तस्वीरें भी देखी हैं। उस समय का न्यूयॉर्क टाइम्स का घटिया कार्टून भी हम लोगों ने देखा है, जब उन्होंने हमारी फजीहत की थी, लानत मलामत की थी। और जब रॉकेट के पार्ट्स साइकिल पर और बैलगाड़ी पर जा रहे थे, तो हमारे नेहरू जी ऐशगाह में ऐश कर रहे थे। उसके बाद उनकी बिटिया रानी आई, उन्होंने इसरो के साथ क्या किया नहीं किया वो इतिहास में दर्ज है। और सबसे बढ़िया दर्ज है 1994 में, जब क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए रशिया ने मना कर दिया था अमेरिका के दबाव से। और नंबी नारायणन की कहानी जानने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। और अब तो उन पर फिल्म भी आ गई है, तो जिन अभागों ने वो फिल्म नहीं देखी, फिल्म ही देख लें कम से कम, ताकि उनको पता चले कि कांग्रेस ये नासूर नहीं है। नासूर का अर्थ कैंसर होता है, जो कैंसर जैसे घाव हो उसको नासूर कहते हैं। तो ये नासूर नहीं है, यह एड्स है, या ये पता नहीं कौन सी बीमारी है कांग्रेसी, कि जहां आप उठाएंगे वहां आपको इनके कुकर्म मिलेंगे। क्या नंबी नारायणन के वो 20 साल लौट जाएंगे? अगर 20 साल पहले हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन रहता, तो क्या हम आज चंद्रयान की खुशी मनाते रहते? जो कांग्रेसी आज इस पर, नेहरू से लेके इंदिरा और अभी के बुद्धिहीन राहुल के मरहूम बुद्धिहीन पापा को श्रेय दे रहा है, उससे जरा यह पूछा जाए कि करुणाकरन, एंटनी और बाकी उस समय की तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने नंबी नारायणन के साथ क्या किया था, और वैज्ञानिकों के साथ क्या किया था, और किस तरह मलेशिया से हनी ट्रैप से लेके और तमाम तरह की चीजें उनके साथ कैसे हुई थी। कांग्रेसियों के लिए और उनके राजपुत्र के लिए अगर तनिक भी लज्जा किसी भी तरह की उनमें हो, तो वो अपनी पार्टी डिसॉल्व करें। हर एक कांग्रेसी अपने माथे पर गुदवाए कि मैं कांग्रेसी नहीं हूं, इस घटिया सोच से मेरा कोई लेन देन नहीं है। तब जाकर उनके पापों का थोड़ा बहुत प्रायश्चित हो सकता है। अन्यथा कांग्रेसियों ने जितना पतन देखा है, वो जितने पतित हुए हैं, जितने पाप उन्होंने किए हैं, वो जिस शठता और पामरता के साथ उन्होंने इस देश की भावना के साथ, इस देश के साथ खिलवाड़ किया है, उसके लिए कोई भी सजा, कोई भी जेल कम ही है, मेरा ये कहना है। तो मुहर्रम तो मनेगा ही। मुहर्रम क्यों नहीं मनेगा? आप 5,000 करोड़ का आपका बजट था इसरो जैसी संस्था का। आप देखिए, आप बीबीसी से लेके जितने भी ये व्हाइट मेंस बर्डन वाले प्रकाशन संस्थान हैं, जो उच्चता बोध से के रोग से ग्रस्त हैं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले, उनमें से अब देखिए हर एक के हेडलाइन में यही बात आ रही है कि अरे इतने कम में, इतने कम पैसे में। क्योंकि नासा का जो सबसे कम बजट वाला मून मिशन रहता है, वो भी 2400 या 2500 करोड़ डॉलर्स का होता है। यहां तो आपका 610 करोड़ डॉलर में बन गया है। तो ये जो फासला है, उसी में बीच में आपको यहाँ के लोगों से भी डील करना होता है, जो पता नहीं कहां से ये खबर ले आते हैं कि 18 महीने से इसरो के वैज्ञानिकों को वेतन नहीं मिला है, या डीआरडीओ के लोगों को नहीं मिला है, डीआरडीओ बर्बाद हो रहा है। जो चिराधेड़ बालक जगह जगह जाके चिल्लाता था कि डीआरडीओ बर्बाद हो गया, वह डीआरडीओ आज उसका शेयर सबसे मजबूत शेयर्स में से एक है, उसके यहाँ सबसे ज्यादा काम हो रहे हैं। और आप कांग्रेसियों का प्रपंच देखिए, पहले ये क्या लाए, चचा लालू किए थे, इसलिए हम ले आए थे, कंप्यूटर लाए थे। ठीक, मैं तुतलाता नहीं हूं, लेकिन मुझे इन लोगों पर इतनी हंसी आती है कि मुझे तुतलाने का मन कर रहा है। वह जब नहीं हुआ तो क्या हुआ,
कि भाई ये काम तो हमारे पुराने वैज्ञानिकों की पूरी श्रृंखला है और वैज्ञानिकों का है, इसरो का है, इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अरे सीधे कहो ना यार कि मोदी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, चलो मान लिया ये भी कि वैज्ञानिकों का लेन देन है, इससे मोदी और सरकार का कोई लेन देन नहीं है। तो चाचा जरा ये बताइए कि 5,000 करोड़ का जिसका बजट था वो 20,000 करोड़ रुपए का बजट करने में प्रधानमंत्री काम आए होंगे, अंतरिक्ष मंत्री काम आए होंगे, तकनीकी मिनिस्टर काम आए होंगे, या कांग्रेस वालों ने ले जाके अपने घर से जो पैसे इन्होंने लूटे हैं वह अपने घर वाले पैसे दे दिए थे क्या? उसके बाद क्या आया कि इस खबर पर ज्यादा राजनीति करने की जरूरत नहीं। तो जो व्यक्ति यह कहता है कि अच्छा राजनीति मत करो, वह सबसे ज्यादा राजनीति उस पर कर रहा है। अजीब क्या दिक्कत है, क्या घृणा है मोदी नाम के व्यक्ति से इन लोगों को, समझ के बाहर की बात है भाई। बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे जब तब ये आ जाता है कि ये पंडित नेहरू ने किया, अरे ठीक है भाई, तो मैं उसी तर्ज पे एक बात कहता हूँ कि इस देश में पंडित नेहरू के बाद जो भी प्रधानमंत्री आए वो कि न सिर्फ नेहरू जी के बदौलत आए बल्कि नेहरू जी को कॉपी करते रहे, क्योंकि वो 2 पन्ने की शपथ जो पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने ली वही सारे प्रधानमंत्री लेते हैं और वही नरेंद्र मोदी ने भी लिया। तो आप तो ये भी कह सकते हैं कि साहब ये जो प्रधानमंत्री जो भी बना है नेहरू जी के बाद वो उनकी वजह से बना है। बहरहाल यहाँ पर बात आ रही है, आपने भी उसका जिक्र किया कि इसरो ने ये काम चंद्रयान कितने कम पैसों में किया। वहां मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ कई जगह लोगों ने इसको अलग अलग फिल्मों से कंपेयर किया, बॉलीवुड की फिल्म से कंपेयर किया, हॉलीवुड की फिल्म से कंपेयर किया कि साहब इतने करोड़ में तो फिल्म बन गई और यहाँ पर देखिए चंद्रयान बन गया। मुझे लगता है कि अगर ये दर्शक मेरी बात से सहमत हो तो अगर चंद्रयान की कीमत को कंपेयर भी करना है तो जरा घोटालों से कंपेयर करके देखिए कि चारा घोटाले में कितने पैसे हो गए, एक चारा घोटाले में कितने चंद्रयान मिशन हो सकते थे। व्यालोक जी, क्या ये सही नहीं होगा कि 2014 से पहले जो इस देश में आर्थिक भ्रष्टाचार और घोटाले चल रहे थे उन एक एक घोटालों की कीमत से जरा तुलनात्मक अध्ययन किया जाए? जैसे कि मैंने कहा कि एक चारा घोटाले में ही कितने चंद्रयान मिशन हो सकते थे सर? एक चारा घोटाले में कम से कम 2 तो निकल ही आते, क्योंकि 1,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला था। तो थोड़ा बहुत इधर उधर से हम लोग निकाल लेते तो 600 करोड़ का चंद्रयान है तो मान लीजिए कि 2 तो निकल ही आते। और कोल घोटाले में तो खैर पता ही नहीं कितने सारे चंद्रयान बनते, उसमें शायद हम लोग मंगल वंगल तक भी पहुंच जाते। उसके अलावा जो 2G घोटाला है, कॉमनवेल्थ घोटाला है, खैर ये सब तो घोटालों की बात है। मैं सबसे बड़ी बात यह जो चलता है हमेशा इस देश में जो आजकल पिछले 9 वर्षों से कि नेहरू ने नींव रखी, गलत। एम्स की नींव राजकुमारी अमृत कौर ने रखी, नेहरू का कोई लेन देन नहीं था। नेहरू ने इस देश में क्या नींव रखी? भाई भतीजावाद की। उन्होंने इंदिरा को अध्यक्ष बनाया, या वह इंदिरा को अपनी सेक्रेटरी के तौर पर ले जाते थे, यह मंत्री बनाया, उन्होंने मंत्री बनाया। उन्होंने यह तय किया कि अगर कोई दूसरा आए तो भी उसको, क्योंकि इंदिरा गांधी की इतनी हैसियत थी उस समय कि तत्कालीन जो उनके पापा के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, उनको इन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि आपके पास मेरे पिता इतने गेस्ट तो आते नहीं, क्यों नहीं है भाई? आपके पिता कौन थे यार, और क्यों आते थे गेस्ट उनके पास? मतलब उनमें सुरखाब के पर लगे हुए थे क्या? भारत के प्रधानमंत्री थे, इस देश के संसाधनों पर ऐश कर रहे थे, अपनी फिरंगी दोस्तों को बुलाते थे, इसलिए उनके पास लोग आते थे। शास्त्री जी ये सब नहीं करते थे। तो 3 मूर्ति भवन को लेके, जिस पर आजकल फिर लिब्रांडुओं के पेट में दर्द है या जहां कहीं भी दर्द है, वह 3 मूर्ति भवन छोड़ने को बाध्य किया है उनको। तो इतिहास से कहां कहां भागेंगे। और नेहरू ने सबसे पहले शुरुआत की घोटालों की, जीप घोटाला नेहरू की देन है, और उसके दोषी को उन्होंने क्या किया? रक्षा मंत्री बना दिया, कृष्ण मेनन को।
अगर उसी समय, कृष्ण मेनन, अगर पहले घोटाले के समय अगर उस घोटालेबाज को, उसके साथ के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देते चचा नेहरू, तो इस देश में घोटाला करने से पहले कोई भी 5 बार 6 बार सोचता है। लेकिन अब वो लोग नहीं सोच रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वह भय ही खत्म हो गया है। उसके बाद नेहरू ने क्या किया? जिस कृत्य पर लोग लहालोट होते हैं, खुद से लिख के और खुद के सरकार की आलोचना की। बहुत बढ़िया, गजब, छा गए, एकदम बर्बाद कर दिया आपने विरोधियों को। तो चचा बता क्यों दिए कि हम खुद ही लिख दिए हैं? समय के साथ पता चलने देते ना। आपने तो लिखा भी, छपवाया भी, और उसके बाद लोगों को बताया भी। उसी तरह जैसे आपको एक दिन अचानक लगा कि आप भारत रत्न हैं, आपने खुद से खुद के लिए अनुशंसा कर दी। वो भी अद्भुत है पत्र। भारत रत्न देने का क्राइटेरिया तो यही है ना कि भारत के प्रधानमंत्री नाम प्रस्तावित करते हैं, उसके बाद मिलता है। कमाल की बात है, चचा ने और उनकी बिटिया ने, नाक वाली इंदिरा गांधी ने, भारत की तानाशाह ने खुद को ही भारत रत्न दे दिया है। अद्भुत, कमाल। और उसके बाद ये कांग्रेसी कहते हैं कि चचा भाखड़ा नंगल चले गए, चचा ने आधुनिक युग का मंदिर कहा। आधुनिक युग के मस्जिद क्यों नहीं कहा बाबू? आधुनिक युग का चर्च क्यों नहीं कहा भाखड़ा नंगल को? तो ये वही हैं जैसे अभी सुविधा के लिए हमारे जावेद अख्तर बन जाते हैं एथिस्ट, तो चचा भी वैसे ही एथिस्ट थे। हालांकि वह कहते हैं कि कल्चरली तो मैं यूरोपियन हूँ, खाने के हिसाब से मैं मुसलमान हूँ, तहजीब के हिसाब से मुसलमान हूँ, जो भी है, और एक्सीडेंटली हिंदू हूँ। लेकिन मजे की बात यह है कि भारतवर्ष उनको मिला था, एक नवजात देश जो 1200 वर्षों की गुलामी से छूटा है, उस मायने में नवजात। वरना तो हम इतने पुराने हैं कि नेहरू के और उनके मानस पुत्रों के 70 वर्षों तक लगातार प्रयास करने के बाद भी सनातन फिर से अंकुरा गया है, फिर से हरा भरा हो गया है, और फिर से लहलहा गया है। और इसी बात की पीड़ा है माइनो परिवार को और उनके चाटुकार कांग्रेसियों को। इसके अलावा कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। बिल्कुल। और जब देखिए, कांग्रेस या विपक्ष, जिसमें मैं मूलतः कांग्रेस को ही लूंगा, कांग्रेस जब तब ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है कि ये जो है हिंदू मुसलमान करते हैं। लेकिन साहब, ऐसा सवाल खड़ा करके सबसे पहले आप कर रहे होते हैं। दूसरा, ये उसी तर्ज पे है जिस तर्ज पे आपने ये कहा कि जब कोई ये कहता है कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो राजनीति शब्द का इस्तेमाल वो सबसे पहले कर बैठता है, और ये मंशा ही बताती है कि वो राजनीति कर रहा है। बहरहाल, बहुत सारी चीजें चलेंगी। चंद्रयान अब धीरे धीरे उसके क्या होंगे, वो तो वैज्ञानिक पक्ष है, वो तकनीकी पक्ष है। लेकिन देश ने जो ये सफलता देखी, और चंद्रयान 2 के बाद एक जो नई जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका एक जो जुड़ाव यहाँ महसूस हो रहा है, एक जो ये बूस्टिंग फैक्टर है। देखिए, ना आप वैज्ञानिक हैं, ना हम वैज्ञानिक हैं, ना आप प्रयोगशाला में बैठेंगे, ना हम प्रयोगशाला में बैठेंगे। आप हमारे जैसे 99% भारतीय, हम आप किस बात से खुश हैं? कल को हमारे चांद पर जाने के बाद जो कुछ भी वहां से निकलेगा, वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल होंगी, उससे बनी हुई तकनीक का लाभ हम उठाएंगे, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी उठाएगी। लेकिन व्यालोक पाठक और अवनीश प्रिय शर्मा को खुशी किस बात की है? हम बस इतना जान रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने वहां जाने की जरूरत समझी, उन्होंने मेहनत की, और वो वहां पर हैं। तो ये जो एक प्राइड फील वाला है, आखिर किसी भारतीय को इससे वंचित रहने में आखिर कैसे ये संभव हो पाता है? ये जरा मेरे लिए कल्पना करना मुश्किल है। आपने उसमें एक शब्द जो लिया ना, उसी में सारा जवाब छिपा है। आपने कहा कि किसी भी भारतीय को,
आपको लगता है कि जिन लोगों की हमने चर्चा की वे कहीं से भी भारतीय हैं? ये निहायत ही गैर भारतीय, देश की जड़ में मट्ठा डालने वाली भीड़ है, जो हमेशा इस फिराक में रहती है कि कुछ भी बुरा हो भारत के साथ और उनकी बाँछें खिल जाती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मणिपुर पर कितना इन लोगों ने संसाधन खर्च किया, समय खर्च किया, लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ किया, रिपोर्ट तक आ गई। लेकिन चंद्रयान पर देखिए नेताजी लोगों का, ये ऐसे लोग हैं जिनमें से इनका साझेदार है राजद, उसके एक उप मुख्यमंत्री हैं माननीय तेज प्रताप यादव जी। उन्होंने चंद्रयान से धरती पर सकुशल आने और यात्रियों के सकुशल उतर जाने पर बधाई दे दी। और बिहार में ही नहीं है भाई लोग, यूपी के भी नेताजी हैं, उन्होंने भी यही किया। हमारे नीतीश कुमार हैं, पता ही नहीं था, तथाकथित इंजीनियर हैं, खबर ही नहीं थी, सुशासन बाबू हैं, उन्हें पता ही नहीं था। बगल प्रधानमंत्री में की दौड़ में पूछ है। रहे हैं, बगल में पूछ रहे हैं क्या हो चंद्रयान का क्या हुआ। और ये देख के मुझे याद आया कि राहुल गांधी जैसे वो श्वेत बालों वाले एक उनके आजकल टीचर नहीं आए हुए हैं, कौन है, जयराम रमेश, उनसे जयराम जैसे रमेश। जयराम इज इट समथिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे वो पूछ रहे थे। तो हालत ये है इन लोगों की। और इस पर देखिए क्या क्या, मतलब किसी भी तरह आप सोचिए कि जब आप दूसरों के पाले में खेलते हैं तो आप किस तरह, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि कांग्रेसियों ने यह नहीं मनाया हो कि चंद्रयान बिगड़ जाए, चूल्हे भाड़ में चला जाए, तो फिर मोदी सरकार की आलोचना हो। पक्का उन लोगों ने मनाया होगा। जब सफल हो गया तो ये वैज्ञानिकों की जीत है। जैसे बालाकोट के समय याद कीजिए, या किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक के समय, यह सैन्य पराक्रम है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबूत मान कर ये लोग सबसे अराजनैतिक वक्तव्य दे रहे थे। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सही बात। केजरीवाल दिल्ली में, उसको पता है कि मैं विधानसभा में कुछ भी बोलूं, कुछ भी कहूं, विशेषाधिकार है मेरा, इस पर कार्रवाई नहीं होगी। आप देखिए कि वो जितने उलट पुलट बयान देता है वह उस चार दीवारी के अंदर देता है, बिल्कुल, उन्होंने भी एक और नया बाहर ट्रेंड शुरू आकर किया नहीं है कि देता कैसे है। विधानसभा, हाँ, उन्होंने भी एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि कैसे विधानसभा या किसी भी विधानसभा में प्राप्त इम्यूनिटी का आनंद लिया जाए, और वो उस जी, इम्यूनिटी को एंजॉय करते हुए जहर बोते हैं। जी, वो लगातार झूठ, लगातार अनर्गल बयान, लगातार गलत तथ्य देता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। हो सकता है कि आप जब करें तो पता चला कि 1-2 घंटे के लिए विधानसभा में विशेषाधिकार के तहत आप ही को या हमको खड़ा कर दिया गया, क्योंकि ऐसा कई लोगों के साथ हमने देखा है बिहार में होते हुए। जो कुंठा है, जो ग्लानि है ना अपने भारतीय होने पर इन लोगों को, वह वो ये सब कुंठा नहीं इनसे कराने ऐसे देते। काम करवाती है। जैसे मणिशंकर बिल्कुल। अय्यर बोल जाते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव पहले भाजपाई प्रधानमंत्री थे। अब सोचिए इस बयान से किसका फायदा होगा, इस बयान से जनता किस पर बिगड़ेगी, किस पर नाराज होगी। और मणिशंकर अय्यर अभी तक नहीं थे, चुनाव का समय आया है, ये आ गए। तो लोग अगर कहते हैं कि ये सारे के सारे भाजपाई एजेंट हैं तो क्या ही बुरा कहते हैं। और सबसे बिल्कुल। बड़े एजेंट तो हमारे चिराधेड़ बालक राहुल गांधी ही हैं, तो बिल्कुल भाजपा सही वाले बात क्या है। बुरा और कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जैसे ही मणिशंकर अय्यर साहब 2024 के चुनाव के ठीक पहले अवतरित हुए हैं, और जिस अंदाज से अवतरित हुए हैं, तो उन्होंने मुझे तो ये सुनाई दिया कि वो नरसिम्हा राव के बारे में नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनकी अंदर की आत्मा खुद बोल बैठी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का स्लीपिंग सेल का मेंबर हूं, जो आप कांग्रेस के साथ है। तो बहरहाल, ये आपने जो इसको कंक्लूड करते हुए जो बात कही ना, कि ये इनके अंदर अभारतीय होने, भारत का नहीं होने, भारतीय होने में श्रेष्ठता और भारतीय होने में खुद को एक प्राइड फील करने वाली जो फीलिंग इनके अंदर नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ये मुहर्रम
लगातार बने रहेंगे। और मुझे लगता है कि हमारे वैज्ञानिक, हमारी सरकार, हमारे जो जनता है, जो 2014 के बाद एक पॉजिटिव माहौल में अब जी रही है और लगातार आगे बढ़ रही है, वो ऐसे जमातों को लगातार मुहर्रम दर मुहर्रम गिफ्ट करती रहेगी। और ईश्वर करे कि इनके मुहर्रम 12 में 13 महीने जारी रहें। ब्यालोक जी, आपके साथ अपने सभी दर्शकों को चंद्रयान 3 यानी भारत ने चांद अपनी मुट्ठी में किया, इसकी बधाई देते हुए आज की चर्चा में हमें समय देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और दर्शकों, इसी के साथ ब्यालोक जी को धन्यवाद करते हुए आप सभी को प्रणाम। नमस्कार।